वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2023 सेट 2 क्वेश्चन पेपर कोड 6552 को डिस्कस करने वाले हैं। सेट 1 को हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यहां सेट 2 के हम केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो सेट 1 से डिफरेंट हैं। सेम वाले क्वेश्चंस को आप सेट 1 के अंदर देख सकते हैं। तो सबसे पहले MCQ क्वेश्चंस। क्वेश्चन 4 हमसे क्या कह रहा है? इफ A इज इक्वल टू AIJ इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। A आपको एक AIJ स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट AIJ जो है वो क्या है? वो 1 होगा इफ व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J एंड 0 होगा when I इज इक्वल टू J। अब 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स कैसे बनेगी? ध्यान से देखिए, जनरल फॉर्म क्या रहेगी हमारे पास? A की जनरल फॉर्म हो जाएगी A11, A12, A21, A22। ये हो गई उसकी जनरल फॉर्म। हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। यहां पहली वैल्यू I होती है, दूसरी वैल्यू J होती है। अब I और J इक्वल हैं, ध्यान से देखो, यहां पर I और J इक्वल हैं और यहां पर भी I और J इक्वल हैं। जब I और J इक्वल होते हैं तो 0 होती है वैल्यू। और A12 और A21 I और J इक्वल नहीं है आपके, तो हो जाएगी 1। यानी A जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई? A11 0 है, A12 1 है, 1 0। अब क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि आप A स्क्वायर की वैल्यू बता दो। तो जो A स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? A स्क्वायर इज इक्वल टू वो होगा A इंटू में A, यानी कि यहां पे 0 1 1 0 0 1 1 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? 0 प्लस 1, 0 प्लस 0, यहां पे 0 प्लस 0, 1 प्लस 0। मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन गई? वो बन गई 1 0 0 1। यानी आप ध्यान से देखें तो 1 0 0 1 ऑप्शन डी को आप इसके अंदर यहां पे टिक करेंगे। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज। हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है एंड उसकी वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेट डेल इज इक्वल टू में 6 0 माइनस 1 2 1 4 1 1 3। इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो यहां पे आ गया 6, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 माइनस 4 और ये माइनस का 0 हो जाएगा। अब आगे आप बेशक से ना करें क्योंकि पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 माइनस 1। यहां पे देखिए जरा, माइनस का 1 तो ये आ जाएगा माइनस का 6, ये 1 और ये माइनस का 1, दैट मीन्स माइनस 7। जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो माइनस 7 आ गई। यानी ऑप्शन डी को आप इसके अंदर टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 9 देखिए। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड्यूलस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर इज डिफरेंशिएबल। ये हमारा क्या है? डिफरेंशिएबल होगा कहां पर? आप ध्यान से देखिए, जो फंक्शन है हमारे पास क्या है? वो है एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स इंटू मॉड्यूलस एक्स। अब ध्यान से देखें तो ये हमारा मॉड्यूलस फंक्शन है। यहां पर जब मॉड्यूलस आता है तब हम फंक्शन को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। फंक्शन को ब्रेक कैसे करेंगे? देखिए, मॉड्यूलस एक्स का काम होता है अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव करके देना, या फिर कह सकते हो कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को बताना।
जब आपका x जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू पहले से पॉजिटिव है तो हमें कुछ नहीं करना, ये x ही रह जाएगा। जब आपका x लेस देन 0 है तो अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और उसको पॉजिटिव करने के लिए हम पहले से एक माइनस साइन लगा देंगे ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जब अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मॉड्यूलस माइनस साइन में ब्रेक होगा, और जब अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो प्लस के एक्स में आपका रहेगा। अब यहां ध्यान से देखिए, एफ एक्स वेन एक्स इज लेस देन 0, तो एक मॉड्यूलस एक्स किस में ब्रेक हो जाएगा, माइनस एक्स में, यानी यहां हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा, यानी कि ये बन गया प्लस का एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो फंक्शन है उसे हमने ब्रेक कर दिया अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मॉड्यूलस। अब आप यहां ध्यान से देखें तो हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल कहां पर होगा। अब आप ध्यान से देखें, जब x लेस देन 0 है, व्हेन x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। जब x लेस देन 0 है फंक्शन है माइनस एक्स स्क्वायर, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन है एक्स स्क्वायर। बीइंग क्वाड्रेटिक इज डिफरेंशिएबल। वो क्या है आपका, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि लेस देन 0 मतलब x से सभी छोटी वैल्यू 0 से, और 0 से बड़ी सभी वैल्यूज पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। केवल मुझे 0 पर चेक करना है कि क्या ये 0 पर भी डिफरेंशिएबल है। तो 0 पर हम निकालेंगे LHD, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस F0 अपॉन में x माइनस 0। फॉर्मूला क्या होता है यहां पर, या फिर हम पहले फॉर्मूला लिख दें, x टेंड्स टू a माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब a की वैल्यू 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, ए की प्लेस पर 0 रख देंगे अपॉन में x माइनस 0। अब ध्यान से देखिए तो LHD के लिए फंक्शन क्या होगा, LHD के लिए फंक्शन होगा जहां पर x लेस देन 0 है, यानी फंक्शन तो हमारा हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, और F0 कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। यहां वैल्यू पुट करते हैं, एफ एक्स है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 0 अपॉन एक्स। अब यहां पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर बाई एक्स, पावर कैंसिल हो गई। x को हम पुट कर देंगे क्या, 0 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 0 माइनस h, और यहां 0 h की जगह 0 रख दोगे तो सारा कुछ 0 बन गया। अब हम आर एच डी निकाल देंगे, तो आर एच डी आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब क्योंकि वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और इसके लिए जो फंक्शन है वो क्या होगा, इसके लिए जो फंक्शन है वो आपका क्या रहेगा, जहां पर x ग्रेटर देन 0 है यानी एक्स स्क्वायर, और F0 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। यहां पर अब पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 0 अपॉन में x, तो यहां पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बाई एक्स, पावर कैंसिल। अब आप यहां x को पुट कर देंगे क्या, पुट x इज इक्वल टू में 0 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, यहां पे आ गया 0। आप ध्यान से देखें तो LHD और RHD की जो वैल्यू है वो बराबर आ रही है, मतलब आप कहोगे कि LHD इज इक्वल टू RHD। सो फंक्शन
is differentiable at x is equal to 0, यानी x is equal to 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब ध्यान से देखें, 0 पर डिफरेंशिएबल, 0 से छोटी हर वैल्यू पर डिफरेंशिएबल, 0 से बड़ी हर वैल्यू पर डिफरेंशिएबल, यानी आप कह सकते हो कि fx is differentiable in R, fx is differentiable इन आर, जो हमारा फंक्शन है वो पूरे रियल नंबर्स पर डिफरेंशिएबल होगा, यानी ऑप्शन सी को आप इसके अंदर यहां पे टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 11 देखिए, जो इंटीग्रेशन से है, द वैल्यू ऑफ, हम इसको आई मान लेंगे, 0 to π/4 sin 2x dx। तो इजी टाइप का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कर देंगे एंड फिर उसके बाद हम लिमिट पुट कर देंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स, और 2x का डिफरेंशिएशन नीचे 2 आ गया, 0 to π/4। अब देखो, या तो आप ये माइनस साइन और जो नीचे कांस्टेंट है इसको लेकर के सॉल्व कर लो, या फिर इसको बाहर लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस के 1/2 को ना मैं बाहर ले लेता हूं, यहां आ गया cos 2x 0 to π/4। अब पुट कर दो, माइनस का 1/2 cos 2 इंटू में π/4 माइनस cos 0। cos π/2 कितना होता है हमारा, cos π/2 होता है 0 और cos 0 होता है 1, माइनस का 1/2 इंटू -1 इज 1/2, यानी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से वैल्यू हमारे पास यहां पे 1/2 आ रही है। नाउ क्वेश्चन 14 देखिए, ए यूनिट वेक्टर a कैप मेक्स इक्वल बट एक्यूट एंगल्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल एक्यूट एंगल बनाता है। द प्रोजेक्शन ऑफ a कैप ऑन द b वेक्टर, b वेक्टर पर a कैप का प्रोजेक्शन मुझे निकालना है। तो आप ध्यान से समझें कि जो गिवन बी वेक्टर है वो आपके पास ये दे रखा है, 5i कैप प्लस 7j माइनस k कैप। अब कंसेप्ट को समझें कि हम क्या फॉलोअप यहां पे करने वाले हैं। जो a कैप है, मैं अगर कहूं कि LMN उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो a कैप हो जाएगा li कैप m j कैप n k कैप, क्योंकि मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। तो li m j n k अगर उसके डायरेक्शन कोसाइंस है LMN, तो ये एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा, और मुझे ये a कैप ही निकालना है। जैसे ही मुझे ये a कैप मिल जाएगा, फिर मैं इसका प्रोजेक्शन b पर निकाल दूंगा। अब ये LMN कैसे निकालने हैं, ध्यान से समझें। मान लो कोई लाइन L है जो x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है। तो उसके L डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos अल्फा, m क्या हो जाएगा cos बीटा, और n क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा cos गामा। एंड वी नो दैट ये हमें डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे एंगल की फॉर्म में। अब वो कह रहा है कि इनका जो एंगल है वो इक्वल है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा, और हमारे पास एक रिलेशन होता है L स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो L है cos स्क्वेयर अल्फा, ये है cos स्क्वेयर बीटा, और ये है cos स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1। अब बीटा और गामा की जगह मैं अल्फा लिख सकता हूं, ये मुझे गिवन है, cos स्क्वेयर अल्फा प्लस cos स्क्वेयर अल्फा प्लस cos स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1। 3 cos स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, विच इंप्लाइज जो cos अल्फा है वो प्लस माइनस 1/√3 होगा। cos अल्फा 1/√3 किस पर होता है, cos अल्फा जो है वो 1/√3 आपका होगा। ओके, cos अल्फा की वैल्यू में 1/√3 ले लेता हूं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, 1/√3 कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती cos पर, तो इसको ऐसा ही रख लो।
आप बोले सर नेगेटिव साइन क्यों छोड़ दिया? देखो, जब आप यहां पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो एंगल आपका होता है एक्यूट, और जब आप ये नेगेटिव वैल्यू ले लोगे तो अल्फा क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि जो एंगल है वो एक्यूट है, दैट्स वाई ये पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेनी है। मतलब कॉस बीटा भी इतना ही हो जाएगा और कॉस गामा भी इतना ही हो जाएगा। यानी जो ए कैप है वो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए कैप मेरे पास आ जाएगा 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। अब मुझे इस ए कैप का प्रोजेक्शन निकालना है बी वेक्टर पर। हम लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए कैप ऑन बी वेक्टर इज गिवन बाय। वो कैसे निकालते हैं? देखिए, इन दोनों का, इसका इस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में जिस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसका मॉड्यूलस नीचे। आई रिपीट माय वर्ड्स कि ए वेक्टर का बी ए कैप का बी वेक्टर पर निकाल रहे हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर पर निकाल रहे हैं तो उसका मॉड्यूलस नीचे। अब ए कैप और बी वेक्टर का करते हैं डॉट प्रोडक्ट। ए कैप है 1/√3, आई कैप 1/√3, जे कैप 1/√3, के कैप डॉट बी है हमारे पास 5i प्लस 7j माइनस के, और बी वेक्टर का मॉड्यूलस नीचे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, माइनस 1 का 1। इसकी मल्टीप्लाई 5 से तो ये हो जाएगा 5/√3, 7/√3 और माइनस 1/√3। ये हो गया √75। ऊपर एलसीएम आ गया √3, 7 और 5 12, माइनस 1 अपॉन में √75। इसका प्रोडक्ट यहां पे हो जाएगा 11/3 इंटू √75। दोनों पे एक ही बार रूट लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए, 225 और 225 का रूट होता है 15। यानी जो ए कैप का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन है वो 11/14 मिल जाएगा। हम देखते हैं दोबारा किस तरीके से। हमें एक लाइन दे रखी है दैट इज ए कैप, एक यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर हो जाएगा LI MJ NK। अब L और M और N उसके डायरेक्शन कोसाइंस है। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए अगर एंगल हमारे पास हो अल्फा बीटा गामा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। यहां से उसने एंगल को बराबर दे दिया, मेरे पास ये रिलेशन होता है, यहां से कॉस अल्फा प्लस माइनस 1/√3। नेगेटिव साइन को हमने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में एक्यूट एंगल दे रखा है तो पॉजिटिव साइन को कंसीडर कर लेंगे। तो ए कैप मिल गया। ए कैप का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन ए कैप डॉट बी अपॉन बी वेक्टर मॉड्यूलस इस फॉर्मूले में रखने से आपको 11/15 यहां पर मिल गया है। इसके बाद क्वेश्चन 21 देखिए, ड्रा द ग्राफ ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। मुझे कॉस इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ग्राफ बनाना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब ध्यान से देखें तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 to पाई, यानी 0 से पाई के बीच में मुझे बनाना है। अब ध्यान से देखें तो हमारे पास जो कॉस है और साइन है, मैं यहां पहले कॉस का ग्राफ बना रहा हूं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। यहां पे आप ले लो π/2, यहां पे ले लो पाई, यहां पे माइनस का π/2, यहां पे ले लो 1, यहां माइनस का 1। कॉस 0 की जो वैल्यू है वो होती है 1 और कॉस π/2 होता है 0, यानी इस तरीके से, और कॉस पाई पर हो जाता है माइनस का 1, यानी इस तरीके से यहां तक आ जाएगा। यानी इसके बाद यहां पे आप ले लोगे 3π/2 तो इस तरीके से चला जाएगा और 2 पाई पर ये फिर से क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से। बट अब इसका ग्राफ बनाना बताता हूं मैं कि कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे। आप ध्यान से देखिए, पहले तो आप एक्सेस बदलोगे, ये डोमेन जो है वो यहां रेंज बन जाएगी। तो यहां पे ले लो π/2, यहां पे पाई, एंड ऊपर आप ले सकते हैं यहां पे 1, यहां -1,
एंड यहाँ पे आपका ये माइनस का π/2 अगर आप लेना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, जीरो पर क्या है, 1 है, जीरो पर 1 होगा। जस्ट इस ग्राफ को फॉलो अप करके आप बना सकते हैं। जीरो पर 1 है, π/2 पर जीरो हो जाएगा, यानी ऐसे जाना पड़ेगा। ये पीरियोडिक फंक्शन है इसीलिए ऐसे चलते हैं। और पाई पर ये हो जाता है -1, यानी इस तरीके से जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x फ्रॉम 0 टू पाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर। अब ये तो था एक शॉर्ट रिकैप कि कॉस इनवर्स x का ग्राफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आप कैसे बना लेंगे। हमने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो, इनफैक्ट सभी आईटीएफ फंक्शंस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है कि कैसे उनका ग्राफ बनता है, कैसे उनकी डोमेन रेंज क्या क्या वैल्यू आती है, ये 0 टू पाई कैसे आई, क्या इसके अलावा कोई और वैल्यू हो सकती है, जिसे आप यहां क्लिक करके इस वीडियो के अंदर सभी को देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 25 देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग टू लाइंस। इन दो लाइंस के बीच में मुझे एंगल निकालना है। ध्यान से देखिए, द गिवन लाइंस आर, वो मेरे पास क्या है, वो है आर फैक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस के कैप प्लस लैम्डा इंटू में 3i प्लस 2j प्लस 6k कैप एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू 7i माइनस 6k प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k। ये 1 ये 2। अब ध्यान से देखो, तो अगर दो लाइंस मुझे इस तरह से, कोई भी एक लाइन ऐसे दे रखी हो, तो उसके डीआरस होते हैं ये b1 वेक्टर जो यहां पे लिखा हुआ है, उसके पैरेलल वेक्टर जो है वो आपका b1 वेक्टर होता है। अगर दो लाइंस है तो ऐसे b2 वेक्टर होगा, और उनके बीच का जो एंगल है वो मुझे मिल जाएगा cos थीटा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का मॉड्यूलस और b2 वेक्टर का मॉड्यूलस। इस फॉर्मूले में रखने से मुझे आपका वो वेक्टर जो एंगल है उनके बीच में थीटा वो मिल जाएगा। तो पहले तो मैं दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर लिख देता हूं, वेक्टर्स पैरेलल टू लाइंस आर। देखिए इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है वो ये है, तो यहां पे आप लिख दोगे b1 वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 6k। b2 वेक्टर क्या हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस 2k। आप कहेंगे एंगल बिटवीन द लाइंस इज गिवन बाय, वो मुझे कैसे मिल जाएगा, वो मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का मॉड्यूलस b2 वेक्टर का मॉड्यूलस। केवल यहां वैल्यू रखने से मुझे इनके बीच का जो एंगल है वो मिल जाएगा। तो b1 डॉट b2 करते, cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2, यानी 3 इंटू 1 इज 3, 2 into 2 is 4, 6 into 2 is 12 अपॉन b1 वेक्टर का मॉड्यूलस 9, 2 का स्क्वायर 4, 36, 1 4 4। cos थीटा इज इक्वल टू में ये हो गया 19 और ये 49 का हो जाएगा 7 और ये 3। तो cos थीटा इज इक्वल टू में 19/21, क्योंकि एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो cos को इस तरफ ले आइए, cos इनवर्स 19/21। इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो cos इनवर्स 19/21 है। क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो इसे ऐसे ही हमें यहां पर छोड़ना होगा। नाउ क्वेश्चन 26 देखिए, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विद वर्टिसेस। PQR के वर्टिसेस हमें दे रखे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन PQ यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो लाइन PQ की हमें इक्वेशन भी बतानी है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर PQR ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालने, वर्टिसेस दे रखे हैं, एरिया निकालना है। ये P दैट इज 3 1, Q हमारे पास है 9 3,
एंड आर हमारे पास है 5,7। तो यहां पे आप लिखोगे द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर। वो है P दैट इज 3,1, Q दैट इज 9,3 एंड R इज 5,7। आप ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वो होगा 1/2। यहां डिटर्मिनेंट बनाएंगे, पहले P के कोऑर्डिनेट्स, Q के कोऑर्डिनेट्स, R के कोऑर्डिनेट्स, और यहां 1 1 1 रखेंगे। और इस डिटर्मिनेंट को जैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे, आपको PQR ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो यहां आप कर दो इसे एक्सपेंड, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। यहां 1/2 है फर्स्ट रो, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 - 7, यहां माइनस का 1। इस कॉलम को छोड़ेंगे 9 - 5, इस कॉलम को छोड़ेंगे 7 9 जा 63 - 15। यहां पे आ गया 1/2, -4 माइनस का 12, ये 4 ये माइनस का 4, एंड यहां पे 13 - 5 इज 8, एंड यहां पे बच गया 5 - 1 इज 4। तो यहां पे आ जाएगा 1/2 -16 + 48 इज 1/2 इंटू 32, यानी 16 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो इसका एरिया है वो 16 स्क्वायर यूनिट्स हमें इजीली मिल गया। अब हमें यहां इस PQ लाइन की क्या है, इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशन ऑफ PQ हमारे पास क्या आ जाएगी, ध्यान से देखिए कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं। भाई किसी भी लाइन पर बनने वाला, जो मैं कह दूं यहां ये लाइन है, इस पर एक और पॉइंट ले लें सम XY, तो कहूंगी इन तीनों से बनने वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया 0 होगा। तो यहां से हम कर देते हैं 1/2, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू में 0, 1/2 इधर जाके 0 हो जाता है, यानी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। और यहां एक पॉइंट, क्योंकि इसमें एक्स वाई रहेगा आपका और बाकी उन दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा इसे सॉल्व करके, और वही इक्वेशन ऑफ लाइन PQ हो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ निकालने के लिए यहां एक्स वाई एक पॉइंट लें, P के कोऑर्डिनेट है 3 1, Q के कोऑर्डिनेट है 9 3, और यहां पे आ गया 1 1 1 इज इक्वल टू 0। नाउ इसे एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो यहां पे आ गया x, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 - 3 माइनस का y, इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 - 9 प्लस का 1, 3 - 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आ जाएगा आपका माइनस का 2x, और ये हो जाएगा माइनस का 2x एंड 3,1 9,3, ओके 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 -9 0 हो गया। और यहां पर है माइनस का 6, तो ये प्लस का 6y, और ये 0 हो गया। यहां से आप माइनस का 2 कॉमन ले सकते हो, तो x माइनस का 3y इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज यहां से x - 3y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ जो है वो x - 3y इज इक्वल टू 0 यहां पर आ रहा है। कंसेप्ट समझें कि एक्स वाई एक पॉइंट ले लिया, P और Q के कोऑर्डिनेट रखे, उनका एरिया 0 के इक्वल होगा उस ट्रायंगल का जो उनसे हम बना रहे हैं, और वहां से जो एक्सप्रेशन मिलेगा वही उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 28 का ए पार्ट देखिए, इंटीग्रेशन से है I इज इक्वल टू में -π/4 टू π/4, और यहां पे है cos 2x अपॉन 1 + cos 2 dx। आप ध्यान से समझें कि कैसे करें। जब आपको लिमिट्स -a टू a दे रखी हो, तो सबसे पहले तो आप फंक्शन को चेक करते हैं कि फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो जो फंक्शन है हमारे पास वो है cos 2x अपॉन 1 + cos 2x।
अब फंक्शन में x के प्लेस पर -x रख देंगे तो हमें पता चलेगा कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो x के प्लेस पर -x रख दो, cos यहां -2x हो जाएगा और यहां पर भी -2x हो जाएगा। एंड आप ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। आप रीजन बताएंगे बिकॉज cos माइनस थीटा जो है वो cos थीटा के ही इक्वल होता है, यानी f ऑफ -x जो है वो fx के ही इक्वल आ गया। तो fx एक इवन फंक्शन है। f माइनस x जो है वो -fx के आता तो ऑड, और fx के ही इक्वल आ जाता है तो इवन। और अगर ये ऑड आ जाता ना तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0, और यहां पे आपका जैसे -a टू a दे रखा है ऐसा कहें तो 0 टू a टू फंक्शन dx, अगर वो इवन फंक्शन है आपका तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 2 आएगा, 0 टू π/4 cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx, ये हो गया। रीजन बता दोगे, -a टू a fx dx को हम लिख देते हैं 2 0 टू a fx dx इफ fx इज इवन, जब fx हमारा इवन हो। इस तरीके से हम कर देते हैं। अब इसके बाद बारी आती है इंटीग्रेशन करने की। तो इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। तो जो टर्म डेनोमिनेटर में है वही हम ऊपर बना सकते हैं। कैसे, देखिए जरा, 1 ऐड कर दें और 1 ही ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अब तो इसकी जैसी शक्ल बन गई। इसको एक बार इसके अपॉन में एक बार इसके अपॉन में लिख दें। 2 0 टू π/4 1 प्लस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx माइनस, यहां 2 आ जाएगा, इसके साथ भी आएगा, 0 टू π/4 1 अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। देखिए ये कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया 2 0 टू π/4 1 dx, 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के एंगल का हाफ। तो यहां पे -2 0 टू π/4 यहां आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाके sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 का तो हो गया x, लिमिट आई 0 टू π/4, और ये ऊपर जाके sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और sec x का होता है tan x, लिमिट 0 टू π/4। पुट कर देते हैं, π/4 माइनस का 0, और यहां पे tan π/4 माइनस tan 0। अब जरा लिमिट को ध्यान से देखेंगे। अब जो लिमिट है यहां तो बचेगा π/4, 2 इंटू में π/4, और यहां पे आ जाएगा माइनस tan π/4 1 और tan 0 0 होता है, तो यहां पे आ गया π/2 माइनस 1। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से वैल्यू π/2 माइनस 1 आ रही है। हमने कैसे प्रोसीड किया है, हमने जब लिमिट्स -a टू a होती है हम सबसे पहले यही चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड। अगर फंक्शन ऑड हो जाता है तो फिर हमें इंटीग्रेशन आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम उसे 0 कह देते हैं। लेकिन वो इवन है तो यहां 2 लगाएंगे, 0 टू π/4, और फिर हमने 1 को ऐड 1 को सब्ट्रैक्ट किया, और यहां 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया एंड केवल लिमिट्स पुट कर दी हैं, तो वैल्यू हमें यहां पर मिल गई है। क्वेश्चन 28 का बी पार्ट देखिए, जो इंटीग्रेशन से ही है। वो दे रखा है e की पावर x स्क्वायर x की पावर 5 प्लस 2x क्यूब dx। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, क्या वैल्यू इसके इंटीग्रेशन की आई। अब यहां ध्यान से देखें तो कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। अगर हम x क्यूब पुट करें तो फिर वहां वैल्यू नहीं बन पाएगी। ओके, तो मैं यहां करता हूं कुछ एडजस्टमेंट। कैसे, e की पावर x स्क्वायर में अंदर से x कॉमन ले लिया, अंदर से x कॉमन ले लिया, तो यहां x की पावर 4 और प्लस में 2x स्क्वायर, और x को मैं रख देता हूं यहां पे। इस x की पावर 4 को मैं x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं,
अब आप ध्यान से देखें तो मैं एक्स स्क्वायर को पुट कर सकता हूं यहां पे। मैं अब एक्स स्क्वायर को पुट कर रहा हूं टी, विच इंप्लाइज की जो 2x dx है वो dt के इक्वल हो गया। मुझे चाहिए केवल x dx, तो वो आ जाएगा dt बाई 2। यहां ध्यान से देखिए, e की पावर t, यहां t स्क्वेयर प्लस में 2t और x dx बन जाएगा dt बाई 2। 1/2 को बाहर ले लो और देखिए आइलेट के रूल से ये एल्जेब्रिक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, मैं नीचे लिखता हूं इसको। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t हो जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी 2t प्लस 2 और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t dt। यहां से अब इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 1/2 e की पावर t, टी स्क्वेयर प्लस में 2t, यहां से 2 कॉमन ले लो और ये 1/2 नीचे आ गया, तो यहां पे आया t प्लस 1 e की पावर t dt। फिर से बाई पार्ट्स लगेगा यहां पर, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 e की पावर t और यहां पे आ जाएगा टी स्क्वेयर प्लस 1/2 e की पावर t इंटू 2t, ये कैंसिल हो गया, माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t आ गया। यहां पर 1/2 टी स्क्वेयर e की पावर t और यहां पे बचा आपका प्लस t इंटू e की पावर t। और देखिए यहां पर तो ये बच गया और यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, t e की पावर t। यहां पे ध्यान से देखिए, माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, तो माइनस टी e की पावर t, ये e की पावर t माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का हो गया और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, तो प्लस में है c आपका। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहां पे आ गया 1/2 टी स्क्वेयर e की पावर t प्लस c। पाई इज इक्वल टू 1/2 टी स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर और e की पावर एक्स स्क्वेयर प्लस c, विच इंप्लाइज 1/2 x की पावर 4 e की पावर एक्स स्क्वेयर प्लस c। ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। केवल x कॉमन लिया और फिर हमने एक्स स्क्वेयर को पुट कर दिया, बाई पार्ट्स लगाया, यहां वैल्यू बन गई, फिर से बाई पार्ट्स लगाया और सिंपल कैलकुलेशन करके हमें आंसर मिल गया है। क्वेश्चन 29 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल x square plus y square is equal to 4 cut off by the line x is equal to 1 using integration। तो यहां एक सर्कल दे रखा है, इसमें एक लाइन ड्रा होगी और उससे जो माइनर सेगमेंट बनेगा उसका एरिया मुझे निकालना है। यहां ध्यान से देखें तो इसका जो सेंटर है वो तो ओरिजिन है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, रेडियस 2 है। तो यहां आप इसका ग्राफ बनाएंगे, सेंटर इज ओरिजिन, ये रेडियस है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,0, ये हो जाएगा 0,2, ये हो जाएगा -2,0 एंड ये 0,-2, 2 यहां पर है एंड गिवन लाइन इज, वो लाइन क्या दे रखी है मुझे, x इज इक्वल टू 1। देखिए 2 यहां पर है तो 1 सम यहां पर होगा, x इज इक्वल टू 1 एक लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। इस लाइन को आप बता सकते हो कि ये लाइन क्या है, ये x इज इक्वल टू 1 है। इस लाइन और सर्कल के बीच में 2 एरिया बन रहे हैं, ये वाला तो है माइनर सेगमेंट और यही मुझे निकालना है, ये वाला है मेजर सेगमेंट। अब जो एरिया है आप ध्यान से देखें तो यहां पॉइंट x की वैल्यू है 1 और यहां पर x की वैल्यू है 2, तो रिक्वायर्ड एरिया आप लिख सकते हो, रिक्वायर्ड एरिया
इज इक्वल टू में 0 से 1 y ऑफ सर्कल dx, 0 से 1 y सर्कल के नीचे का एरिया, और ये एरिया मिल जाएगा मुझे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इतना ही एरिया नीचे है, तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा। अब यहां पे y निकाल लेते हैं, टू फाइंड y। यहां से देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब इसको इधर ले आते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं। तो 2 0 to 1 रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू वो होता है x बाई 2, रूट सेम आ जाएगी टर्म, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां 2 को तो बाहर रखेंगे, एक्स बाई टू और यही सेम टर्म आ जाएगी, यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 4 बाई 2 और साइन इनवर्स x बाई ए यानी x बाई 2 और 0 से 1 लिमिट है। ओके, 1 से 2, लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2, लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2, क्योंकि 1 से 2 जा रहे हैं ना, तो लिमिट इज फ्रॉम 1 से 2, 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अपर लिमिट को पुट कर दोगे तो यहां पे ध्यान से देखिए, अपर लिमिट यहां पुट करोगे 2 बाई 2 4 माइनस 4 प्लस 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2 माइनस लोअर लिमिट पुट कर दोगे तो 1 बाई 2 रूट 4 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस यहां पे 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2, ये वैल्यू आ रही है। 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म तो 0 हो गई, 2 बाहर ही है, और यहां पे ध्यान से देखिए ये आ गया 1, इसको कैंसिल करके आप लिख सकते हो 1, और 1 क्या होता है आपका, साइन जो है वो 1 कहां पर होता है, साइन 1 होता है पाई बाई 2 पर, यानी 1 को आप लिख सकते हो साइन पाई बाई 2, माइनस देखिए रूट 3 बाई 2, माइनस का रूट 3 बाई 2, ये माइनस हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, साइन 1 बाई 2 कहां पर होता है, साइन 1 बाई 2 होता है आपका दैट इज 30 पर, यानी इस 1 बाई 2 को आप लिख सकते हो साइन पाई बाई 6, 2 बाहर है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया पाई बाई 2 माइनस का रूट 3 बाई 2, एंड ये यहां पर हो जाएगा माइनस 2 इंटू में पाई बाई 6, ये कैंसिल हो गया पाई बाई 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 यहां पे आया पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2, यहां एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई इज 2 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 स्क्वायर यूनिट। ये मेरे पास उस सर्कल और उस लाइन के द्वारा जो माइनर सेगमेंट बन रहा है उसका एरिया। एक मिस्टेक हमसे यहां हो गई थी, तो लिमिट आपको 1 से 2 लेनी है क्योंकि यही तो एरिया निकालना है। 0 से 1 लोगे तो आपको ये वाला एरिया मिलेगा। लिमिट पर डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया आपको मिलेगा। तो हमने 1 से 2 सर्कल के नीचे का एरिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा एरिया मुझे मिल गया जो 4 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है। नाउ सेक्शन डी से क्वेश्चन 32 देखिए, I इज इक्वल टू 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, ये मुझे यहां पर दे रखा है। आप यहां समझे कि इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। डायरेक्ट तो यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है आपका, तो हम यहां एक प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, 0 टू a एफ एक्स dx को हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx हम लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या बन जाएगा, 0 टू पाई
जहां पर x है वहां पे पाई माइनस एक्स रख दोगे, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx, ये i बन गया। i इज इक्वल टू 0 टू पाई, देखिए यहां पे पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के ही इक्वल हो जाएगा, यानी यहां पे पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। अब इसके बाद हम क्या करें, एक बार इसको इसके अपॉन में, एक बार इसको इसके अपॉन में, तो यहां पे आप लिख सकते हो 0 टू पाई, पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एंड माइनस 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। एंड अब इस टर्म को ध्यान से देखें तो ये इसके जैसी दिखाई दे रही है, यानी इसके प्लेस पर आप क्या रख सकते हो, यहां i रख सकते हो, और यहां पे i इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 0 टू पाई और 1 अपॉन 1 प्लस, इस साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं, साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, माइनस आई, ये आई इधर आ जाएगा तो आई प्लस आई हो जाएगा, यहां पे है पाई 0 टू पाई 1 अपॉन, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर और एंगल का हाफ, यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। आप ध्यान से देखेंगे बिकॉज 1 प्लस कॉस थीटा जो है वो इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के, एंगल का हाफ हो जाता है, यहां पे आ गया 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये ऊपर जाकर के बन गया आपका sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो यहां पे बन जाएगा पाई बाई 4, यहां पे sec का इंटीग्रेशन क्या होता है 10 और पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई, और इसका डिफरेंशिएशन पाई बाई 4 का 0 माइनस एक्स बाई 2 का हो जाएगा माइनस का 1 बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 2 पाई बाई 4 यहां पुट कर दीजिए, 10 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 माइनस 10, ये 0 पूरा 0 बन जाएगा, 10 पाई बाई 4, ध्यान से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 यानी 45 माइनस 90 कितना हो जाएगा, माइनस का 45, यानी ये बन जाएगा 10 माइनस का पाई बाई 4 और ये माइनस 1 है। वी नो दैट कि 10 माइनस थीटा जो है वो माइनस 10 थीटा के इक्वल होता है, यानी यहां पे आ गया माइनस का पाई बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस का 10 पाई बाई 4 यानी माइनस का 1 माइनस का 1, तो माइनस पाई बाई 2 इंटू माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू पाई, यानी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से वैल्यू पाई हमारे पास आ रही है। पहले हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, फिर एक बार इसको पाई के अपॉन में, एक बार एक्स के अपॉन में, ये i बन गया तो i रख दिया, साइन को चेंज किया cos 90 माइनस थीटा, ये cos 1 प्लस cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला ऊपर जाकर sec स्क्वायर हो गया, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 और केवल लिमिट पुट करने से हमें वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन यहां पर मिल गई है।